हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 1 वाला जो मॉडल प्रश्न पत्र 5-5 जारी किया था, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इस तरीके से अगर कहीं लिखते हैं तो आपको एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। उस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब पूरा डिटेल में हम लिखे हैं इस चीज़ को कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सब्जेक्टिव वाला है हमारा, ऑब्जेक्टिव वाला करवा दिए हैं, है ना। सब्जेक्टिव वाला है जी। सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का सेट नंबर 1 है। ठीक है, सब्जेक्टिव का सेट नंबर 1 है जी। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। मैथ्स का है, ठीक है, क्लास 10th का है, सेट नंबर 1 है, जो जैक बोर्ड जारी किया है सो है जी। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 2691, यानी 2691 का HCF 13 दिया है, तो LCM 2691 का क्या होगा हम लोग जानते हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, सही ढंग से सॉल्यूशन किया गया है। जिस तरीके से आप एग्जाम में लिखते हैं और आपको सही ढंग से जो टॉपर एग्जाम में लिखते हैं उस तरीके से लिखा गया है जी। ठीक है, हल HCF 26 9 का 13 दे दिया गया है। LCM हमको ज्ञात करना है जी। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF, यानी अगर LCM HCF को गुना कर देंगे तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। मेरा संख्या क्या है, 26 और 91 है जी। तो 26 91 को गुना कर दिए और HCF दिया है 13 और LCM नहीं है, दोनों नहीं है, तो LCM की जगह LCM लिख दिए और दोनों हो जाएगा बराबर जी। 26 गुना 91 यहाँ पर लिखा गया है और LCM जो 13 था वो भागा में आ गया। और 13 से अगर हम काटेंगे तो 13 13 एकम 13 63 91, जो यहाँ लिखा हुआ है जी 63 91, यानी LCM मेरा हो जाएगा 26 गुना 7 और 26 गुना 7 हो जाएगा मेरा 182 जी। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा 182। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है जी। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। हल दिया हुआ है, दिया क्या है, शून्यकों का योग -3 है, शून्यकों का गुणज जो है वो 2 है जी। माना द्विघात समीकरण, जब इस तरह का सिचुएशन आए तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा क्या बन जाता है, द्विघात बहुपद बन जाता है। बराबर में जीरो हमको नहीं देना चाहिए था, इतना ही है, ये समीकरण बन जाएगा। बच्चे के द्वारा लिखा गया था, ये समीकरण बन जाएगा जी। जीरो नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर हो गया जी, सॉरी मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, माइनस अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3 दिया है। क्रमशः का मतलब शून्यकों का योग पहले है तो शून्यकों का योग वाला चीज पहले लिखल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा -3 है तो यहाँ लिख दिया गया, यहाँ वाला माइनस यहाँ आ गया जी। और प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल मेरा 2 दिया हुआ है जी। गुणनफल जब 2 दिया हुआ है तो हमने यहाँ 2 बैठा दिया, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 3x हो गया जी। अब प्लस में 2 बराबर ये 0, द्विघात बहुपद बोला है, ये द्विघात समीकरण बन रहा था, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जी। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मान लीजिए ABC और DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः ABC और DEF जो है वो समरूप है भैया, इस चिन्ह का मतलब होता है समरूप, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका एक क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि EF बराबर 15.4 है, तो बताइए कि BC बराबर क्या होगा, ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, ABC और DEF क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 12.1 नहीं सॉरी, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का क्षेत्रफल। EF दिया है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है भैया। अब इसी का आप देखिए पेज नंबर अगला में हम लोग देखते हैं, पेज नंबर अगला में क्या कहा जा रहा है, उसी को हम सही ढंग से लिख दिए हैं।
देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है ए बी सी और डी ई एफ दोनों सर्वांग है। इसका मतलब दोनों का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होगा, इसके भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ ऊपर में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक्चुअली 2 है, स्क्वायर है जी। ऊपर लिखा हुआ है बी सी और नीचे लिखा हुआ है ई एफ। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है बी सी, नीचे लिखा हुआ है ई एफ। हमें लगता है क्लियर ढंग से आपको दिख रहा होगा, हम बड़ा साइज कर दिए हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, दोनों का एरिया का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, बी सी कौन, ये वाला बी सी हो गया, ये हो गया ई एफ। अब देखिए ए बी सी का एरिया दिया हुआ था 64 और डी ई एफ का एरिया दिया हुआ था 121 भैया। अब बराबर का हम बराबर लिख दिए हैं, ठीक है, बराबर की जगह पर बराबर लिख दिए हैं। और बी सी मेरा नहीं दिया हुआ था, बी सी निकालना था। और ई एफ जो था वो क्या था, 15.4 था जी। यहाँ देखिए क्लियर पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट ही है लेकिन नजर नहीं आ रहा था। 15.4 है ना, 15.4 ही है ना, देख लेते 1 मिनट। पीछे क्या दिया हुआ था, पीछे दिया हुआ था जी 15.4 था ना, हाँ 15.4 से ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो 15.4 दिया हुआ था सो, है ना। अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है सो, बी सी बटे ई एफ की जगह 15.4 लिख दिए हैं, 64 बटे 121 है। ये स्क्वायर जो इधर है वो इधर आकर के रूट में बदल गया जी, रूट में, ये स्क्वायर था इधर में आकर के रूट में बदल गया। अब ये 64 बटे 21 को हम लोग 64 का रूट करेंगे तो 8 और 121 का रूट करेंगे तो मेरा 11 आ जाएगा। अब बराबर की जगह हमने बराबर रहने दिया, यहाँ पर बराबर है। ये 15.4 भागा में था, 15.4 भागा में था, इधर गया तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा भैया। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा जी, गुना में। यानी कहने का मतलब 11 बटे 8 गुने में 15.4 जी। अब 11 से जब काटेंगे, 11 से काटेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1.4 बार में कटेगा। आप भागा दे करके देख लीजिएगा भैया, ठीक है। यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1.4 गुने में 8, यानी 8 गुने 1.4। आप गुना करिएगा तो आपका 10.4 आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3 नंबर क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है सो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखिएगा, बिंदुओं 3 और 5, -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, है ना। उसके बीच की दूरी ज्ञात करने बोला जा रहा है। दिया क्या है जी, दिया है बिंदु -5 कॉमा 7 और -1, 3। तो हमको पता है इससे ये शुरू वाला जो होता है x1 होता है और इसका शुरू वाला जो होता है वो x2 होता है। यानी x1 बराबर -5 और x2 बराबर -1 जी। y1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा सो देखिए, y1 बराबर सेकेंड वाला होता है और y2 ये यहाँ का सेकेंड वाला होता है। यानी y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y और रूट अंडर हो जाता है भैया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का काम करेंगे भैया, जो कि हमारा क्या निकल जाएगा, बीच का दूरी निकल जाएगा। अगला में हम बैठा देंगे, x1 मेरा कितना है जी -5, x2 कितना है -1, y1 कितना है 7 और y2 कितना है जी 3 है भैया। अब देखिए आगे पेज में हम लोग देखते हैं, आगे पेज नहीं इसी पेज में लिखा हुआ था, सॉरी इसी पेज में लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था देखिए, है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, x2 के जगह पर -1 जो लिखा हुआ है जी, x2 के जगह पर -1 और ये वाला जो माइनस है ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो माइनस है वही माइनस यहाँ आ गया है और x1 के जगह पर ये -5, तो x1 के जगह पर -5, सॉरी x1 के जगह पर -5 और उसका क्या कर दिया गया है, होल स्क्वायर कर दिया गया है जी। ये देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस, y2 के जगह पर देखिए y2 मेरा 3 है तो हमारा 3 आ गया जी, y1 मेरा क्या है 7 है तो y1 मेरा 7 आ गया, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, उसका स्क्वायर कर दिए। -1 -5 का होल स्क्वायर है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
तो +5 और -1, +5 में से -1 जाएगा भैया तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा जी। अरे देखिए 3 में से 7 जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब आप इसको कीजिएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर करिएगा वो भी 16 आ जाएगा जी। क्लियर, क्या जाएगा, 16 आ जाएगा भैया। -4 का स्क्वायर करिएगा क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग, अब इसमें देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 16 + 16 करेंगे तो 32 आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। अब 32 को आप तोड़ दीजिए, ये मेरा क्या निकल रहा था, दोनों के बीच की दूरी निकल रहा था। 4 × 4 × 2, 4 × 16, 16 दूनी 32, ये टूट गया। या तो फिर आप इतना लंबा में कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जो मैच कर रहा है, एक जैसा दो चीज है उसको बाहर निकाल दिया गया 4, और 2 का मैच नहीं कर रहा था, जोड़ा नहीं मिल रहा था तो अंदर ही रह गया, यानी 4√2 मेरा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये मेरा क्या हो गया था, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था जी। अब 4 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5 नंबर, जो कि इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जी, देखिएगा। हाँ, क्लियर हो गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। दिया है क्या चीज, 15 cot A = 8। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 जी। ठीक है, अगर थोड़ा सा साइज बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा और साइज हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना से अब ज्यादा नहीं बड़ा हो रहा है। ज्ञात क्या करना है, सो देखिए, ज्ञात करना है साइन ए एंड सेक ए। तो प्रश्नानुसार 15 cot A = 8 है, इसका मतलब cot A = 8/15 है ना, 8/15, क्योंकि ये 15 गुना में था, इधर भागा में आ गया जी। ठीक, और हमको पता है cot का जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, B/P होता है, यानी B मेरा 8 हो जाएगा और P मेरा 15 हो जाएगा जी, जो कि आपका नीचे लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं, B मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और P मेरा 15 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखना चाहिए था। यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटाएंगे तब जाकर के इधर रूट पड़ जाएगा जी। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक से स्क्वायर लिखा गया। हाइट हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, उसके ऊपर में रूट अंडर। मेरा परपेंडिकुलर कितना था, 15 था जी। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर मेरा 15 है, बेस मेरा 8 है, तो 15 का स्क्वायर अब बेस हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर। 15 15 है, 225 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ 8 का स्क्वायर यानी 64। दोनों को जोड़िएगा 289 आएगा, और ऊपर में लगल है रूट भैया। और जब ऊपर में लगा हुआ है रूट तो 289 का रूट होता है 17 सेंटीमीटर, यानी एच मेरा कितना आ गया जी, 17 सेंटीमीटर आ गया। जब एच 17 सेंटीमीटर आ गया तो आप बड़े ख्याल से नीचे देखिएगा, ध्यान से नीचे क्या लिखा गया है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसको देखते हैं क्या क्या निकालने बोला है। इसीलिए यहाँ लिखे हैं साइन ए बराबर P/H, साइन ए निकालने बोला। P मेरा परपेंडिकुलर कितना आया था, 15 था जी, और हाइपोटेनियस कितना आया, 17, यानी 15/17। और सेक ए बराबर होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण बटे परपेंडिकुलर यानी लंब। और हाइपोटेनियस मेरा 17 आया, परपेंडिकुलर मेरा 8 आया, इसलिए आंसर हो जाएगा 17/8 भैया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया। एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के चारों तरफ, ये रहा मेरा वृत्त और इसके चारों तरफ एगो चतुर्भुज खींचा गया। इसको हम मिटा देते हैं, पहली बात है ना, ऐसे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, ए बी ये वाला ए बी प्लस सी डी ये वाला सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए डी हो गया प्लस बी सी हो गया जी। क्लियर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा कि क्या क्या कह रहा है। सो इसमें कह रहा है ये चीज को, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले दोबारा एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा।
है ना। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचा गया, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी। ए बी मेरा ये हो गया, सी डी मेरा ये हो गया, ये दोनों को जोड़ करके ए डी प्लस बी सी के बराबर यानी आएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला भुजा और नीचे वाला भुजा, नीचे ऊपर वाला भुजा को अगर हम जोड़ेंगे, है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा के जोड़ के बराबर आएगा। कैसे आएगा सो देखते हैं भैया। इसको पहले हम लोग जो लाइन खींचे हैं उसको इरेज कर लें ताकि सही ढंग से हम समझा पाए जी। ठीक है, ये वाला लाइन को चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज लिखा गया है। दिया है, यहाँ लिखल है दिया है वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया, वृत्त के चारों तरफ ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया, जो आपको नजर आ रहा है कि ये चारों तरफ खींचा गया है जी। अब उसके आगे क्या लिखा है, दिया गया है, खींचा गया है, जो वृत्त के बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। वृत्त का बिंदु पी, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S पर स्पर्श करती है। स्पर्श करना मतलब टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है जी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी जी। क्लियर। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और समझते हैं। हम लोग ये चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं सो देखिए लिखा है नीचे। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, सॉरी ये मिस्टेक था, इसको काट दिया गया यहाँ पर। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर हम ये बाहर समझ लें तो ये वाला और ये वाला यानी डी से बी, डी से आर, यहाँ आर है ठीक, डी से आर और डी से एस की दूरी बराबर होगी जी। और यहाँ से सी से आर और सी से एस, सी से क्यू, है ना, ध्यान दे लीजिएगा सही से। सी से आर और सी से क्यू दोनों स्पर्श रेखा है तो दोनों की लंबाई बराबर। बी से क्यू, बी से पी स्पर्श रेखा है, लंबाई बराबर। बी से पी, बी से एस स्पर्श रेखा है, लंबाई बराबर। डी से एस और डी से आर यह स्पर्श रेखा है, लंबाई बराबर होगा जी। ये कहना चाह रहा है और वही चीज लिखा है एपी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 1। बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बीपी बराबर बी क्यू, ये वाला भी जी ठीक है, बीपी बराबर बी क्यू ठीक। अब इसको और थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, अब फिर से हम क्लियर तरीके से बताते हैं नीचे वाला जी। ये 2 समीकरण हो गया। अगला समीकरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला समीकरण क्या कह रहा है सो देखिएगा। अगला समीकरण कह रहा है, सॉरी पेज नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे में देखिएगा यहाँ पर है जी, ये वाला देखिएगा क्या कह रहा है सो ठीक ना। ये आपका रह गया ऐसे जी, हाँ ऐसे ठीक। डी आर बराबर डी एस और सी आर बराबर सी ए, ये कि आपको अभी जस्ट बताएं पिछले इमेज में। अगर इमेज देखना चाहें पिछला वाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये सारा कुछ इमेज है और यही बताएं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर जी। अब वही चारों चीज लिखा हुआ है और जो चारों चीज लिखा हुआ है चारों समीकरण को जोड़ देंगे, जो कि अगला पेज में आपका किया गया है। चारों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे, यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, सबको जोड़ेंगे तो एक साइड वाला जोड़ दीजिए, डी आर सी आर और दूगो ने जो समीकरण था आपका जी, वो दोनों समीकरण को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ए पी बी पी डी आर और सी आर एक साइड आ जाएगा। और ये जो डी एस और डी ए है और 2 समीकरण पीछे वाला जो था उसको जोड़िएगा तो ए एस बी क्यू डी एस और सी क्यू आ जाएगा। अब आपका ए पी और बी पी मिलाकर के ए बी हो जाएगा और डी आर और सी आर मिलाकर के सी डी हो जाएगा जी। और ए एस और डी एस मिलाकर के ए डी हो जाएगा और बी क्यू और सी क्यू मिलाकर के बी सी हो जाएगा। यही प्रूफ करना था भैया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 तक। 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। एक प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला आप लोग पढ़े होंगे, प्रायिकता का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक थैले में 3 लाल, ये 3 लाल लिखा हुआ है जी, ठीक है, 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए कैसे करिएगा। एक है लाल नहीं है, लाल निकल जाएगा, फिर लाल नहीं आराम से निकल जाएगा। लाल गेंद की संख्या 3 है जी, काली गेंद की संख्या 5 दिया है, और टोटल गेंद 3 और 5 8 हो जाएगा मेरा जी। तो 5 और 3 मेरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी। नीचे लिखा है पी लाल है, यानी प्राइस लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। लाल गेंद मेरा कितना है? 3 गो, और टोटल गेंद कितना है? 8 गो, यानी 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा लाल गेंद वाला जी। आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें कह रहा है पी लाल नहीं हो, तो पी लाल नहीं के लिए काले गेंद की संख्या, पी लाल नहीं का मतलब क्या हुआ? काला की बात कर रहा है। तो काली गेंद की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। काला गेंद मेरा 5 था, बटे में क्या हो जाएगा? 8, टोटल गेंदों की संख्या यानी 5/8 हो जाएगा। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल प्रायिकता 1 में से घटा दीजिए, जो पी लाल की प्रायिकता थी वो वाला, तो आपका पी लाल नहीं की प्रायिकता निकल जाएगी, जो इसमें घटाया गया है 5/8 आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाँ, ये दर्शाने वाला है भैया, ढंग से दर्शाइएगा इसको। दर्शाइए कि सॉरी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो bq+r होता है, जहां पर r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। अब ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, b बराबर हमने माना, a बराबर मान लिया था, धनात्मक कोई पूर्णांक था, और b बराबर हमने 6 मान लिया, ठीक है। 6 मानेंगे ताकि इस तरीके का रूप आ सके, ठीक है, 6q+1 आ सके जी। अब जैसे ही b मानेंगे 6, तो b से छोटा होता है r, इसका मतलब 0 से बड़ा होता है, यानी 6 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा, या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी a बराबर 6q+r, r में r ये सब चीजें हो सकता है जी, ठीक। जब r बराबर 0 होगा तब की बात करें, जब r बराबर 0 होगा तो क्या होगा, देखिएगा। r बराबर जब 0 होगा तो आप समझिएगा कि क्या होगा। सो a मेरा 6q, a मेरा क्या था? a मेरा था bq+r। अब b मेरा 6 है, और r जब 0 होगा तो इसका मतलब 6q+r बराबर 0, तो वही लिखा है 6q+0, a बराबर 6q+0, यानी कहने का मतलब 6q। और 6q क्या है? सम पूर्णांक संख्या है। क्यों सम पूर्णांक है? क्योंकि ये 2 से विभाजित है। अगर r मेरा 1 रहेगा, अगर r मेरा क्या रहेगा जी? 1 रहेगा। अगर r 1 रहेगा तो a बराबर क्या होगा? 6q+1 हो जाएगा, और 6q+1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो देखिए 6q मेरा तो सम है, यहाँ ये मिस्टेक से ये लिखा हुआ, ये नहीं होगा। 6q तो मेरा सम है, लेकिन सम के साथ 1 जो है विषम संख्या एगो जुड़ गया, यानी ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ऐसे। डिट्टो ऐसे ही लिखना है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है जी। अगर r बराबर 2 रहेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q+2 हो जाएगा, और 6q+2 हो जाएगा तो ये सम संख्या है। कैसे? 6q+2 में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, और आपका 6q में से कॉमन निकलेगा तो 3q, और 2 में से कॉमन निकालिएगा तो 1 आ जाएगा जी। अब देखिए ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा भैया वो सम पूर्णांक कहलाएगा। अब अगला इसी तरीके से अगर कहीं r बराबर 3 होगा तो r के जगह पर 3 आ जाएगा, और ये विषम पूर्णांक होगा क्योंकि ये 6q सम, उसमें से 3 जुटेगा विषम, तो विषम कर देगा जी। जैसे 6 मेरा सम रहेगा और ओकरा में 3 जुट जाएगा तो 9 आ जाएगा जी। 9 विषम होता है कि नहीं? या तो 12 सम है, उसमें से 3 जुट जाएगा तो 9, 12 3 15 विषम आ जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा, अगर कहीं हम मानते हैं r बराबर 4, r बराबर 4, तो a बराबर 6q+4
4 हो जाएगा जी, जो कि ये भी सम पूर्णांक हो जाएगा वैसे ही। और r बराबर 5 मानेंगे तो 6 प्लस 5 ये भी सम पूर्णांक हो जाएगा। अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा और बाकी सब जो है वो सम पूर्णांक होगा जी। ये मेरा सिद्ध हो गया। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को ग्राफिक विधि से हल करिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा जी। और x बराबर 0 बैठा दीजिएगा। यहाँ पर x बराबर 0 बैठा के देखिएगा कि y का मान क्या आता है। जैसे ही x बराबर 0 बैठाइएगा तो 2 का यहाँ 2 है और गुना में x था तो गुना में 0 कर देंगे, अब प्लस में y ये वाला आ जाएगा और ये 6 का 6 हो जाएगा जी। और यहाँ पर देखिएगा 2 में 0 से गुना होगा 0 और y बराबर 6 आ जाएगा। यानी x बराबर x y का ऐसे करके ग्राफ बना लीजिएगा इसे साइड में, है ना। कॉपी में भी आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 6। एक और बिंदु लेना पड़ता है, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदु तो जरूरी होता है जी। तो हमने लिया x बराबर 2। जब x बराबर 2 आएगा तो मेरा हो जाएगा 2 गुने 2, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 2 गुने 2 जी। अब प्लस में y है तो प्लस में y लिख दिए, यहाँ देखिए y है y लिख दिए, 6 है यहाँ पर 6 लिख दिए भैया। 2 दूनी 4 हो जाएगा, y की जगह y और 6 के जगह पर 6 जी। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी y बराबर 2। यानी x बराबर 2 रहेगा उस समय y बराबर भी क्या होगा, 2 होगा। यानी 2 x बराबर भी या y बराबर भी। अब समीकरण जो 2 है यहाँ पर देखिए, समीकरण जो 2 है उसके जगह पर भी हम लोग को देखना पड़ेगा भैया कि उसको भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा साइज में छोटा करते हैं और इसको दिखाते हैं आगे क्वेश्चन में भी, है ना, जो कि बनाया गया जिस तरीके से। मेरे पास क्या था, ये समीकरण नंबर था 4x माइनस 2y, माइनस 4 था उकरा इधर कर दिए भैया कि माइनस 4 को इधर चल जाएगा तो प्लस 4 में हो जाएगा। अब x बराबर हमने 0 लेकर के देखा, जैसे 0 लेंगे तो 4 में 0 गुना होगा यहाँ पर। अब माइनस 2y था तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर था तो बराबर इधर 4 हो जाएगा जी। यानी 0 के साथ गुना होगा 0 हो जाएगा, माइनस 2y हो गया, 4 का 4 हो गया, यानी y बराबर माइनस 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपका y बराबर माइनस 2 आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए यहाँ बनाया गया इसका ग्राफ, जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ बनाया। x बराबर 0 और y बराबर माइनस 2 जी। y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर यहाँ पर है, x बराबर यहाँ पर 1 ले लेते हैं। जब x बराबर हम 1 लेंगे तो y बराबर क्या आता है वो देख लेते हैं। x बराबर 1 लेंगे तो 4 गुने 1, माइनस में 2y था तो माइनस में 2y बराबर में 4, 4 गुने x था ना तो इसलिए 4 गुने 1 किया, 4 गुना x था तो 4 गुने 1 बराबर 4, और ये 4 इधर चल जाएगा तो माइनस में चला आएगा, यानी माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4, यानी कहने का मतलब 0। माइनस 2y यहाँ भागा में चलाएगा तो 0 बटे माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर जब 1 रहेगा तो y बराबर मेरा 0 होगा, यानी 1 बटे 0 जी। ये मेरा ग्राफ बनाने का एक विधि हुआ जिसमें कि हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। इस तरीके से ही ग्राफ बनाया जाता है। अब ये बात का ध्यान रखिएगा, कौन सा, ये वाला जो लिखा हुआ है 100 और ये वाला लिखा हुआ है 100, दोनों चीजें इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे। और ग्राफ अगले पेज में है, याद रखिएगा। x बराबर 0 6 है, एक्स वाई पहला समीकरण वाला 0 6 और 2 2 है, और दूसरा समीकरण वाला 0 माइनस 2 और 1 0 है जी, जो कि हमको ग्राफ पर दर्शाना है। जो कि आपका ग्राफ यहाँ पर हम बना दिए हैं, देखिएगा। एक जगह पर आप सही ढंग से वैसे लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है जी, अपने तरीके से लिखने का प्रयास नहीं करना है। एक ऐसे करके लाइन गया है, ऐसे करके लाइन गया हुआ है, अब 1 2 3 ऐसे करके खींचा गया है जी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 खींचा गया है। अब इसमें से यहाँ क्या कह रहा था, पहला क्या था बिंदु, एक एक बिंदु था, एक बिंदु था 0 माइनस 6 और 0 माइनस 6। पहले इसको हम डिलीट करते हैं भैया ताकि हम क्लियर से समझा पाए। एक बिंदु था क्या, 0 माइनस 6, और एक बिंदु था क्या,
जीरो माइनस 6 हो गया, और एगो था 1 0, आ एगो था 2,2, आ एगो था 0-2। सबको हम ग्राफ पर दर्शा दिए, ठीक है, ग्राफ पर लिख दिए। और इस तरीके से ग्राफ दोनों टच जहां किया वही सॉल्यूशन, यानी 2,2 पर टच कर रहा है तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा जी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 2,2। क्लियर है। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ये ग्राफिक विधि है, ग्राफिक विधि भी लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ग्राफिक विधि वैसे लिख दीजिएगा। और भी यहाँ पर भुज लिख दीजिएगा जी, भुज लिख दीजिएगा, और ऊपर में कोटि लिख दीजिएगा भैया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद है जो उनके 54वें पद 132 से 132 अधिक है। कौन सा ऐसा पद है इस एपी का जो 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है, कैवा नंबर का पद है, वो निकालना है। दिया क्या है, ये वाला ये दे दिया है आपका एपी, यानी ए बराबर 3 और डी बराबर 15 और 15 माइनस 3, डी बराबर 15 माइनस 3 यानी A2 माइनस A1 यानी 12। हमको बोला क्या है, एन बराबर क्या होगा ये निकालने बोला है जी, एन बराबर क्या होगा ये हमको निकालने बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद क्या है वो देख लेते हैं। 54वां पद से 132 अधिक, यानी ए एन जो है A54 से 132 अधिक है भैया, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में ही, यहाँ पर लिखा हुआ है जी सॉल्यूशन में। अब क्या करिएगा सो देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है सो देखिए, एन A54 के जगह पर क्या कर दिया, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया। A54 के जगह पर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं नहीं नहीं, A54 के जगह पर नहीं किया, एन के जगह पर किया। अब बराबर यहाँ लिखा है, और A54 के जगह पर हमारा कर दिया A प्लस 53D, ठीक है, और 132 जोड़ दिया जी। ए मेरा 3 है, एन माइनस 1 हो गया मेरा, और डी मेरा 2 था तो 2 लिख दिए, ए बराबर 3 था तो 3 लिख दिए। 53 इंटू डी यानी 53 गुने मेरा डी मेरा कितना आया था, डी मेरा आया था 2 आया था जी, 2 आया था कि 12 आया था, अच्छा हम देख लेते हैं 2 आया था कि 12 आया था, 12 आया था डी मेरा, यहाँ 2 लिखा गया है लेकिन ये 12 आया था, यहाँ 2 नहीं यहाँ 12 होना चाहिए था, 12, ठीक है। और ये हो गया 53 गुने 12 प्लस 132, 53 गुने आप 12 करिएगा तो 636 आएगा, प्लस में यहाँ 3 लिख दिया गया है, ये 32 का 32 लिख दिया गया है जी। 3 का 3, अब 12 से गुना कर दिया गया एन में और 1 में भी, तो ये 12 एन माइनस 12 हो जाएगा जी। अब ये 3 को उधर ले गया है, 3 जो मेरा 3 और माइनस 12, 3 में से माइनस 12 चला जाएगा तो माइनस 9 बच जाएगा जी। क्लियर, माइनस 12 और 3 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 3 गया तो 9, अब माइनस बड़का वाला चिन्ह हो जाएगा भैया। और 3 और 636 और 132 को जोड़िएगा तो 771 आएगा। अब यहाँ से आपका क्या करना होगा, ये 9 जो है ये बराबर के इधर ले आएंगे तो 71 प्लस 9 हो जाएगा, यानी 12 एन बराबर ये 771 प्लस 9 हो जाएगा जी, यानी 12 एन बराबर 780 हो जाएगा। एन बराबर निकालिएगा तो काट करके आपका 65 आ जाएगा, यानी 65वां संख्या जो है उस तरीके से है, जो कि 154वां सॉरी 54वां पद से 132 अधिक है भैया। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हो गया जी। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, यानी 5,2 4,7 और 7,-4 है भैया। अब देखिएगा, ए मेरा इतना है, बी मेरा इतना है और सी मेरा इतना है। इससे हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग लगाएंगे कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये वाला फॉर्मूला, इसको लगा करके हम लोग निकालेंगे भैया। ये कैसे निकलेगा सो देखिए, यहाँ से देखिएगा ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x1 मेरा 5, x2 मेरा 4 और x3 मेरा 7, शुरू वाला x होता है और सेकेंड वाला y होता है, ये y1 ये y2 ये y3 जो कि यहाँ पर लिखा गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1, है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू
y3 माइनस y1, यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है y3 माइनस y1। अब फिर मेरा यहाँ पर क्या लिखेगा जी, अगला जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है क्या, x प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 जी। क्लियर, सॉल्यूशन सही किया गया होगा शायद, और अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसको हम लोग सुधार लेंगे भैया। आप सबका मान बैठा दीजिए, 1/2 की जगह 1/2, x1 के जगह पर जो x1 का मान है, y2 के जगह y2, y3 के जगह y3, x2 के जगह x2। y3 के जगह पर बैठाया गया है कि नहीं वो देखिए, y3 बैठाया गया है कि नहीं, क्योंकि यही वाला मिस्टेक था जी। y3 मेरा -4 है, यहाँ बैठाया गया है कि नहीं, -4 ये वाला होना चाहिए था जो मिस्टेक किया गया है। -4 यहाँ पर -4 रहता और -2 रहता तो -6 हो जाता ना, यहाँ 5 जो है वो -6 हो जाता, और उसके अनुसार से आपका कैलकुलेशन आता जी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है फॉर्मूला में, y3 यहाँ लिखना चाहिए था, उसको आप y3 के जगह पर -4 बैठा करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी। नीचे जो आपका आंसर है, शायद ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप लोग पर इतना छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बनाया गया है बच्चे के द्वारा वो y3 जो लिखा गया है वो वहाँ पर y2 लिख दिया था, है ना, इसके चलते कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है सो देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करिए cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a को जोड़ेंगे तो 2 sec a आएगा। अब कैसे सिद्ध करेंगे सो देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में याद रहेगा जब ये चीज बोले हैं सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इधर एक के चीज है भैया और इधर डबल चीज है, तो इसको पहले सबसे पहले जोड़िए। अब यहाँ बीच में भिन्न का जोड़ है, जब बीच में भिन्न का जोड़ है तो सिंपल सी बात है कि बीच में जब भिन्न का जोड़ है तो आप भिन्न का जोड़ करके इसको एक बनाइए, क्योंकि हमको इधर एक में चाहिए। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए और 1 ये कॉस ए का एलसीएम लेके जोड़ देंगे, तो नीचे वाला एलसीएम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो नहीं निकल रहा है कोई कॉमन, तो दोनों गुना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब इससे भागा दीजिए इसमें, तो इससे भागा दीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए काट देगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए को ऊपर वाला से गुना करिए, यानी कॉस ए गुने में नीचे वाला ये कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब कॉस ए से भागा दीजिए नीचे वाला को तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए ऊपर में गुना करिए, 1 प्लस साइन ए पहले से था और 1 प्लस साइन ए हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए को गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको डायरेक्टली तोड़ लिया गया है, एक ही बार में इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है जी। जो कि लिखा क्या गया है सो देखिए, 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए मेरा 1 और बी मेरा साइन ए, ठीक है, ये कर दिया गया, शॉर्टकट में कर दिया गया, इस तरीके से भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए, देखिएगा कॉस साइन स्क्वायर ए यहाँ वाला और कॉस स्क्वायर ए यहाँ वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है 1 होता है, कि 1 लिख दिए, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा जी। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 साइन ए है और इसको 1 प्लस 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखते हैं, 1 प्लस 1 बराबर 2 और ये 2 साइन ए का 2 साइन ए लिख दिया, नीचे जैसे तैसे लिख दिया भैया। अब 2 और 2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ साइन ए बच जाएगा जी, और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे सो देखिए, नीचे क्या किया गया है सो देखिए, नीचे किया गया है 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पर क्या किया गया है सो देखिए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों कट जाएगा तो बचेगा 2 बटे कॉस ए, यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ लिखा है 2 बटे कॉस ए जी, और 2 बटे कॉस ए जब लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए को उल्टेंगे तो मेरा सेक आ जाएगा, यानी 2 सेक जिसको हमको निकालना था जी, 2 सेक, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 13 नंबर। इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे भी, एक चित्र बनाए हैं लास्ट में उसको देख लीजिएगा, ऐसे शॉर्टकट में हम बता देते हैं।
क्या कहा जा रहा है सो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। यानी 5 सेंटीमीटर वृत्त एगो खींचना है हमको सबसे पहले प्रकार लेकर के, और यहाँ झुकल रहना चाहिए भैया 60 डिग्री का। अब यहाँ झुका हुआ 60 डिग्री का कैसे रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ 120 का बनेगा तो यहाँ 60 का बनेगा जी। यानी हमको मतलब यहाँ से है, क्यों ऐसे होगा सो, क्योंकि यहाँ और यहाँ वाला का जोड़ 180 होता है, तो यहाँ अगर 120 का बना दिए तो पक्का है कि यहाँ 60 का ही बनेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे लास्ट वाले पेज में। इसको हम इस क्वेश्चन को रहने देते हैं जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दे दिया गया है और उसका चतुर्थांश ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया। चतुर्थांश का यहाँ क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर जो मेरा होगा, 2 पाई आर जो मेरा होगा जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए 2 पाई आर जो मेरा होगा वो क्या होगा, वो 22 होगा। 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो गया यहाँ पर, और आर का आर बराबर में 22 है जी, ठीक है। आर बराबर ये 2 गुने ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, 22 है जो नीचे आ जाएगा, और 7 मेरा ऊपर चल जाएगा। आर निकालिएगा तो 7/2 आ गया आर मेरा भैया। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है सो, क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जी, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर कर दिया गया, 1/2 का 1/2, 22/7 का 22/7 गुना में 7/2 गुने 7/2, क्योंकि उसका स्क्वायर है जी, है ना। अब 7 से 7 कट गया और 2 से 11 बार में 22 काट दिए, ऊपर में 11 गुने 7 77 और नीचे में 4 दूनी 8 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर मेरा स्क्वायर आंसर आ जाएगा जी। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, इसको बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का ए, यानी ए में पूछा है विविधकर ज्ञात करिए, बी में पूछा है मूल की प्रकृति ज्ञात करिए, और तीसरा सी में पूछा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करिए। ठीक है, क्या दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये समीकरण है मेरा। इसमें ए मेरा 3 हो जाएगा, बी यहाँ वाला होता है वो -2 हो जाएगा जी, बी मेरा -2 होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है -2 कर लीजिएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। और सी मेरा हो जाएगा 1/3 भैया, सी मेरा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस सी द्विघात समीकरण का एक रूप होता है, उससे हम लोग इक्वेट कर लिए, बराबर कर लिए जी। ये 15 नंबर का हम दूसरा नंबर पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे निकला है जी। अब हम विविधकर निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ विविधकर ज्ञात करें, ए में था d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b मेरा था -2 यानी -2 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 इंटू ए बराबर 3, है ना। अब बी बराबर ए बराबर 3 और सी बराबर 1/3, दोनों कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया जी, तो मेरा आ जाएगा 4, 4 गुने इधर तो सबसे कटिए गया, तो ये 4 माइनस में और 2 दूनी 4 प्लस में यहाँ आ जाएगा जी, 4 में 4 जाएगा 0। जब d 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होता है जी, अब वो वास्तविक होता है और समान होता है, तो इसीलिए उसका अस्तित्व है, और वो क्या है वास्तविक है। ध्यान दीजिएगा वो कैसा है जी, वास्तविक है भैया और समान है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे की ओर, आगे क्या कह रहा है, अगर ये वास्तविक और समान है तो मूल ज्ञात करिए, तो हमने ज्ञात कर दिया, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस डी के रूट अंडर बटा में 2 है, -b यानी माइनस की जगह माइनस, अब b की जगह खुदे -2 है, अब प्लस माइनस हो गया, और रूट अंडर डी मेरा रूट अंडर डी हो जाएगा जी, अब बटा में 2 यानी 2 इंटू ए बराबर 3, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ जो मेरा है 0 है जी, यहाँ देखिएगा यहाँ पर मेरा 0 है, तो ये d क्योंकि 0 था तो 0 का रूट करिएगा 0 आएगा, यानी 2/6, 2/6 का मतलब क्या 1/3 हो जाएगा, जो मेरा आंसर होगा इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा
x बराबर 2/6। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस है, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो यहाँ एक बार प्लस में लिखा गया, एक बार माइनस में लिखा गया। अब आप प्लस और माइनस में लिखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/6 और 2/6, यानी 1/3 और 1/3 आएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा मूल आपका जी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए 16 नंबर क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। 16 नंबर कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यह है समकोण त्रिभुज मेरा भैया, इसके दो भुजा का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर, ये बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है जी। क्लियर, यही इसी को तो हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको डायरेक्टली कह सकता था कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करिए, तो आपको करना पड़ता। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज दिया हुआ है। दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण बी 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए कोण बी 90 डिग्री है जी। सिद्ध करना है एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एबी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिए हमने बीसी का स्क्वायर। रचना क्या कर रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा। इस सिद्ध करने के लिए बीडी को एसी पर लंब डाला गया, यहाँ से यहाँ डी पर लंब डाला गया, यानी एसी पर लंब डाला गया जिसका नाम डी दिया गया है जी। अब प्रमाण के लिए क्या कहा गया, सो देखिए प्रमाण है अब एबीसी और एडीबी, ए बी सी और ए डी बी, ए डी बी, ए बी सी और ए डी बी, ये दोनों समरूप होगा। देखिएगा, और इधर छोटा वाला त्रिभुज ये भी छोटा वाला त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप होगा, जो कि समरूपता कसौटी के अनुसार से होगा जी। जो लिखा हुआ है नीचे, नीचे क्या लाइन लिखा हुआ है, सो देखिए ए बी सी मेरा कितना है, ए बी डी के बराबर है, जो 90 डिग्री के बराबर है। रचना से ए बी सी, ए देख लीजिए ए बी सी ये वाला कोण, और ए बी डी, ए डी बी, ए बी डी नहीं ए डी बी ये वाला कोण, यहाँ वाला दोनों 90 डिग्री है। रचना से हो गया। और इस त्रिभुज में एंगल ए जो है ना, एंगल ए बराबर है, देखिएगा आगे लिखा हुआ ये चीज, ठीक है। एंगल ए बराबर है, वो आगे लिखा हुआ है। यहाँ भी हम चित्र छाप दिए भैया। एंगल ए बराबर आगे लिखा हुआ था, पिछले में ही था, पिछले में ही एंगल ए लिखा हुआ था, नीचे में लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिए भैया। एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है भैया। देख लीजिए आप, एंगल ए इसमें भी है भैया, इसमें भी एंगल ए है, और ये दोनों त्रिभुज में देख लीजिए, ये छोटा त्रिभुज में भी ये वाला एंगल है, और ये बड़ा त्रिभुज में भी ये वाला एंगल है। इसका मतलब वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। अब जब वो उभयनिष्ठ हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, सो देखिए हम लोग कह सकते हैं हाँ, पीछे क्या लिखा हुआ था इसको इरेज करते हैं, उसके बाद 1 मिनट। हाँ, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज ए कसौटी से समरूप है भैया, एबीसी और एबीडी। ठीक है, एबीसी और एबीडी। सेम इसी प्रकार से अगला पेज में आप जाइएगा तो अगला पेज में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एबी बटे एडी, एबी बटे एडी बराबर एसी बटे एबी, एसी बटे एबी। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं, तो यहाँ अनुपात में बराबर कर दिया गया है। अब ए बी गुना ए बी करिएगा ऊपर नीचे तो ए बी स्क्वायर, ए डी गुना ए सी करिएगा ए डी गुना ए सी हो जाएगा जी, ए सी गुने ए डी। अब त्रिभुज अगला में देखिए ए बी सी और बी सी डी में, ए बी सी बड़ा वाला और बी सी डी छोटा वाला, इसको भी हम लोग रचना के आधार से 90 डिग्री मिल जाएगा, एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो दोनों हो जाएगा समरूप। और जैसे ही समरूप होगा तो इसका शुरू वाला ए बी, तो इसका शुरू वाला बी डी, इसका शुरू वाला मेरा है बी सी। अच्छा बी सी लिया गया है ना, बी सी लिया गया है तो बी सी आएगा, यानी बी सी सेकेंड और थर्ड वाला, बी और सी लिए तो इसका भी सेकेंड और थर्ड वाला यानी डी और सी लेंगे। ठीक है, बी सी बटे डी सी चाहे सी डी बराबर इसका लिए ए सी, तो इसका लेंगे बी सी, क्योंकि इसका पहला और तीसरा तो इसका भी पहला और तीसरा। ठीक है, ए सी बटे बी सी। अब बी सी ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बराबर आ जाएगा, दोनों स्क्वायर आ जाएगा जी। बी सी गुना बी सी बराबर बी सी स्क्वायर, सी डी गुना ए सी बराबर ए सी गुना सी डी।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दोनों को जोड़ देना है भैया, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों पक्षों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर एगो हो जाएगा, एक बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर था ना, वहाँ ए बी स्क्वायर था पिछला, आप देखिए तो गौर करिए, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, सॉरी ए बी स्क्वायर है जी, और यहाँ बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर दोनों हो जाएगा नीचे में, और यहाँ ए सी ए डी है गुना में, और यहाँ ए सी ए डी गुना में है, दोनों में ए सी ए डी है। अब ध्यान दीजिएगा क्या किया जा रहा है, ए सी ए डी गुने ए सी सी डी, ए सी ए डी, ए सी ऊपर में क्या था, ए सी ए डी था, हाँ ए सी ए डी है, और दूसरा काम था ए सी सी डी था, अच्छा अच्छा अच्छा, ए सी सी डी, तो ए सी सी डी लिखा गया। अब ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ में बराबर करके निकाल दिए, ये दोनों से कॉमन, किससे कॉमन निकाले जी, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी कॉमन निकालिए, यहाँ बच गया ए डी और यहाँ बच गया सी डी, तो हम लोग कहेंगे ए सी और ए डी और सी डी ब्रैकेट में, और ए डी सी डी को जोड़िएगा तो ए सी आ जाएगा आपका, क्योंकि ए डी सी डी ए सी ही होगा। क्यों, आप बोल रहे होंगे क्यों, क्योंकि ए डी सी डी देख लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ देखिए कि ए डी ए वाला और सी डी ए वाला दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी नहीं आएगा, उसी तरीके से भैया, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सो देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है ए सी और सी डी को जोड़ेंगे तो ए सी का तो ए सी आइबे करेगा, ए डी और सी डी को जोड़ेंगे, ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो फिर से ए सी आ जाएगा, यानी बाहर वाला ए सी और ये अंदर वाला ए सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि नीचे लिखा हुआ है, और ये प्रूव्ड हो गया भैया। क्लियर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए जी, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है सो, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पेड़ है, ठीक, आंधी में एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, पेड़ का शिखर मतलब सबसे, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये गया, ये जैसे टूट, यहाँ से टूट गया भैया, अभी टूट के गिर गया यहाँ, जो कि उसका जो शिखर मतलब कपार, ये पेड़ का जो कपार वाला वो हिस्सा है वो टूट करके नीचे गिर के यहाँ टच हो गया, और टच होने के बाद जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये वाला हिस्सा है जमीन, ये वाला पेड़ टूट करके गिरा, इस 30 डिग्री का कोण बनाया जी। पेड़ की पाद बिंदु और की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, पेड़ का पाद बिंदु यानी नीचे वाला बिंदु ये वाला, और जहां शिखर यहाँ टच किया, ये दोनों का दूरी है 8 मीटर जी, है ना, वो 8 मीटर का, यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, ठीक। और कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ का ऊंचाई ऐसे करके या ये वाला ज्ञात करना है, नहीं नहीं, ये तो पेड़ टूट गया सो, यानी पेड़ ये वाला भी ज्ञात करना और ये वाला भी ज्ञात करना, ये दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा, यानी ये लंब और ये मेरा क्या, ये लंब और ये मेरा कर्ण को जोड़ देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा भैया। अब क्या किया है सो देखते हैं, जैसे जैसे किया वैसे वैसे देखते हैं। हमने क्या किया कि हम पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी ज्ञात करना है, हमें ए बी प्लस ए सी ज्ञात करना है, गुड यार, यहाँ तक ठीक लिखा है। समकोण ए बी सी में, ए बी सी एक समकोण है भैया, अब ए बी सी में क्या करने बोल रहा है सो देखिए, ए बी सी में करने बोल रहा है कि tan 30 डिग्री का मान निकालिए, tan 30 डिग्री तो लंब बटे आधार होता है जी, है ना, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे 8, ए बी बटे बी सी, ए बी मेरा नहीं पता है, अब बी सी मेरा 8 है, और tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब ए बी बराबर निकालना है तो 8 को ऊपर गुना कर दीजिए, यानी ए बी बराबर 8/√3 भैया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे सो, आगे कह रहा है अब अगला त्रिभुज में, अगला त्रिभुज में हम लोग को देखना होगा, सॉरी इसी त्रिभुज में लेकिन cos 30 डिग्री का मान देखना होगा। cos 30 डिग्री cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये भी तो मेरा निकल गया कि 8/√3 है, लेकिन मेरा AC नहीं ना निकला, तो AC निकालने के लिए cos 30 डिग्री लेते हैं, यानी BC बटे AC होगा, BC मेरा आधार है, ये कर्ण जी, आधार हो गया मेरा 8 और AC मेरा कर्ण मेरा AC हो गया। अब 8, अब इसको
कैलकुलेट करिएगा तो AC गुना √3, 8 गुना 2 16, यानी AC गुना √3 यहाँ आ जाता। वही √3 को हम डायरेक्ट कर दिए 16/√3 भैया, यानी AC बराबर 16/√3। AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिए भैया। दोनों को जोड़ेंगे अगर तो वो आपके अगले पेज में लिखा गया है, दोनों को जो जोड़े हैं सो, ठीक है। अगले पेज में लिखा गया है दोनों को जोड़ने वाला, पेज नंबर 12 देख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 12 देख लीजिए। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाता है कि पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी AB + AC, यानी 8√3 और 8/√3 और 16/√3, दोनों को जोड़िएगा 8√3 आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बच गया है मेरा भैया। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बच गया है, ठीक है। 18 और 19 को देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं भाई। 18 क्या कह रहा है सो देखिए। 18 कह रहा है, अरे भैया हाँ, क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है भाई। क्वेश्चन 18 कह रहा है, एक तुर्की का टोपी है। तुर्की की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। देख लो ये टोपी ऐसे करके होता है भैया। आप इसको यहाँ से पहनते हैं जो खाली होता है, ये ऊपर में ढकल रहता है जी। आकार की यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यहाँ से खुला जहाँ से टोपी पहनते हैं वो 10 सेंटीमीटर का है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ऊपर वाला सिरा का त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है जी। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, यानी ये टोपी का तिर्यक यल जो है मेरा 15 सेंटीमीटर है भैया। तो इसके बनने वाले प्रयुक्त पदार्थ की क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी इसको बनाने के लिए कितना पदार्थ की जरूरत पड़ेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमको इसका वक्र चाहिए ये वाला, और ऊपर में जो टोपिया ढका हुआ है ऊपर से वो वाला चाहिए भैया। यहाँ दिया क्या है? दिया है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर और L बराबर 15 सेंटीमीटर भैया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या क्या चीज निकाला गया है सो देखिए। अब नीचे क्या निकाला गया है, आपको चित्र वगैरह सब ध्यान में रखना है, केवल ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल पाई R1 + R2 इंटू L, इससे और ज्यादा होगा। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक किया गया है, ये तो हो गया मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ऊपर वाला जो ढका हुआ है उसको भी हमको ज्ञात करना है जी। और उसको ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना ये पड़ेगा कि उसके लिए πr² जोड़ना पड़ेगा जो नीचे साइड में हम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब साइड में इसका लिखा हुआ है, बताते हैं हम। सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई इंटू R1 इंटू R2 इंटू L, R1 + R2 इंटू L कर दिए। पाई 22/7, R1 10, R2 4 और L मेरा 15। कैलकुलेट करिए 660 आ जाएगा भैया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ लगता है कि ये मेरा डिलीट हो गया लगता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ था आपका, मार्कर से लिखा हुआ था, नहीं आ रहा है। अच्छा हम बना ही देते हैं, बना देते हैं। ऊपर वाला जो ये वाला है, देख लीजिए, ये वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² जोड़ना पड़ेगा, जो इसमें जोड़ा नहीं गया है जी। हम साइड में यहीं पर जोड़ देते हैं, यहाँ निकाल करके πr करके ना, ऐसे πr2 का स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला है। पाई यानी 22/7 जी, ठीक। सही से नहीं चल रहा है ये कलर ना, कलर चेंज करते हैं। पाई मेरा 22/7 जी, ठीक। गुने आर मेरा हो गया 4 गुने 4, आप करिएगा तो 22 गुने 4 × 16/7, यानी कहने का मतलब 6 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 3 35, 352/7 काटिएगा तो 50.2/7 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाला जो क्षेत्रफल है दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि टोपी ऊपर वाला नीचे वाला दोनों से बनता है। तो 660 और 50, 710.2/7 है, तो 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्लियर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा जी। अब रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कौन सा है जी? 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़ा को सबसे पहले सजा करके लिख दीजिए भैया। सजा करके कैसे लिखिएगा? जैसे लिखा हुआ है आपका जो आंकड़ा है उसको हमने सजा दिया।
0 से 10 तक वर्ग अंतराल के रूप में, बारंबारता के रूप में, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देते हैं। ये दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भागा और यहाँ लिख देते हैं। और एफ आई एक्स आई किससे करेंगे? ये मेरा है एफ आई, ये लिस्ट है मेरा एफ आई, ये लिस्ट है एक्स आई, दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, सब लिख दिए हैं। और आपका जोड़ के आया है 1190 और एफ आई को जोड़ के आया है 40। अब भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है सुन, यहाँ है माध्य निकालने का। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई का सिग्मा बटे सिग्मा एफ आई जी, है ना, सिग्मा एफ आई जी। और सिग्मा का मतलब जोड़ करके, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 1190 है और सिग्मा एफ आई 40 है, तो 1190 बटे 40 भागा दीजिएगा 29.75 आएगा भैया। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था और टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और एक जो हम आपको बोले थे लास्ट क्वेश्चन जी, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था उसको क्लियर करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को हमने बोला था कि 13 नंबर क्वेश्चन भैया हम आपको बताएंगे अलग से, और जो कि हम आपको अलग से बता रहे हैं जी, अलग से ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सो, 13 नंबर क्वेश्चन ये था जो कि हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये था 13 नंबर क्वेश्चन जिसका चित्र आपके सामने बना हुआ है। ये क्लियर ढंग से ऐसे नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट करके हम लोग देखते हैं, आ जाएगा। हाँ, अब ठीक है और इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, 2 स्पर्श रेखाएं होनी खींचिए जो कि 60 डिग्री पर हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नोक रखा जो होता है प्रकार का, और उससे ऐसे करके ऐसे गोल घेरा बना दिए जी। ये हो गया 5 सेंटीमीटर वाला, या नाप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर करके, ठीक है, और प्रकार से कर दीजिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये केंद्र है, केंद्र से एगो लाइन खींचे यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन खींच दिए और यहाँ पर हमने क्या किया 120 डिग्री का कोण बना दिया, क्योंकि यहाँ 60 बनने के लिए यहाँ 120 रहेगा तब ना 60 बनेगा, यहाँ पर यहाँ 120 तो यहाँ 60। अब हमने ऐसे प्रकार लेकर के यहाँ केंद्र रख करके प्रकार का जो नोक होता है, अब पेंसिल वाला हिस्सा इसे घुमा दिए और बिना हिलाए डुलाए यहाँ वही प्रकार का नोक रख के और उसको यहाँ कट कर दिया और यहाँ कट कर दिए जी। ये बनता तो 60 बनता, ये बनता है तो 120 बनता है। अब ई केंद्र से ई लाइन को मिला दिए यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं सो भैया, यहाँ से ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज को जो मिला है सो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से एक हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके, प्रकार जो आपका है उसका नोक यहाँ रख के ऐसे खींच देंगे, बिना हिलाए डुलाए यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे और यहाँ नोक रख करके ऐसे कट करेंगे, यहाँ नोक रख करके ऐसे कट करेंगे भैया, और यहाँ से ये लाइन को मिला देंगे। सेम टू सेम काम यहाँ करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे बिंदु ऐसे प्रकार खींच देंगे, बिना हिलाए डुलाए नोक को अबर यहाँ रखेंगे और उसको यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे, अबर नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ कट करेंगे, यहाँ रख करके यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इससे कट करके ये रख करके यहाँ काट देंगे और काटने के बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा जी, क्योंकि यहाँ 120 का बना हुआ है, यहाँ 60 का बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका रचना कंप्लीट हो जाएगा और पूरा सेट नंबर 1 पूरे डिटेल से हमने कंप्लीट किया। सेट नंबर 2, 3 भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। क्लियर है? धन्यवाद।